नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक मैक्सिकन थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसे न्यू ऑर्डर कहा जाता है। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म मेक्सिको में अमीर और गरीब के बीच की खाई को दर्शाती है और हमें उस सामाजिक अंतर से होने वाले परिणामों को दिखाती है। फिल्म मैक्सिकन कलाकार द्वारा एक अमूर्त पेंटिंग के साथ शुरू होती है। उसके बाद हम रोलैंडो नाम के एक बूढ़े व्यक्ति के दृश्य को देखते हैं जो एक अस्पताल में अपनी पत्नी एलिसा के साथ है। अचानक कमरे के भीतर स्थिति अराजक हो जाती है। रोगी को गंभीर बीमारी होने के बावजूद सभी रोगियों को जबरन बाहर निकाला जाता है और गंभीर रूप से घायल प्रदर्शनकारियों के साथ बदल दिया जाता है। डॉक्टर का सुझाव है कि वो अपनी पत्नी के लिए एक और निजी अस्पताल ढूंढे, लेकिन इसके लिए लगभग 2 लाख पेसों का खर्च होगा, जो कि एक बड़ी राशि है। शहर में हो रहे तमाम हंगामे और दंगे के बावजूद दूसरी तरफ मैरियन और उसके पति की शादी के बाद की पार्टी एक लग्जरी हवेली में हो रही है। पार्टी में शामिल होने वाले सभी अभिजात वर्ग शहर में हो रही चीजों की परवाह किए बिना मजे कर रहे हैं। लाल रंग की लड़की इवान की बेटी है जो सरकार में एक प्रभावशाली व्यक्ति है। मैरियन मेहमानों द्वारा दिए गए उपहार अपनी माँ को देती है और वो उसे तिजोरी में ले जाती है। अमीरों को वास्तव में पता चलता है कि विद्रोह हो रहा है क्योंकि पानी हरा हो जाता है, लेकिन उन्हें परवाह नहीं है। असुरक्षित महसूस करते हुए माँ घर की हेड वेट्रेस मार्टा को हरे रंग की तलाश करने का आदेश देती है। कुछ क्षण बाद एक शक्तिशाली वरिष्ठ सरकारी अधिकारी विक्टर पार्टी में आता है और वो लड़कों के साथ भूमि परमिट के बारे में चर्चा करता है। दावा किया जा रहा है कि इसे मंजूरी दे दी गई है। ये महसूस करते हुए कि खतरा करीब आ रहा है, विक्टर और उसका परिवार तुरंत शादी की पार्टी छोड़ देता है। जब मेहमान पार्टी का आनंद ले रहे होते हैं, अचानक रोलांडो अपने पूर्व नियोक्ता के घर में आता है। अपनी पत्नी की आपातकालीन सर्जरी के लिए माँ से पैसे की भीख मांगता है। वो विनम्रता पूर्वक 2 लाख पेसों से चिकित्सा खर्च को कवर करने का अनुरोध करता है। वो पार्टी में लौटती है और इवान और डैनियल से उसे कुछ पैसे उधार देने के लिए कहती है। वो 35,000 पेसो इकट्ठा करने का प्रबंधन करती है और उन्हें रोलांडो को सौंप देती है। हालांकि पैसा पर्याप्त नहीं है और वो और मांगना चाहता है। वो मैरियन को बधाई देता है और उसे स्थिति बताता है जो उसकी मदद करने के लिए बहुत उत्सुक है। डेनियल बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देता है। उसे बाद में जाने के लिए कहता है। मैरियन तिजोरी को खोलने की कोशिश करती है और उसके अंदर के गहने और पैसे रोलांडो को उधार देती है, लेकिन पासवर्ड बदल दिया गया था। वो परिवार के सदस्यों के पास जाती है, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं होता है, जिससे दुल्हन उग्र हो जाती है। कोई विकल्प नहीं होने के कारण वो अपना क्रेडिट कार्ड लाती है और हवेली के प्रवेश द्वार पर जाती है, लेकिन रोलैंडो चला गया है। ड्राइवर क्रिस्टियन के साथ वे चुपके से निकल जाते हैं और अस्पताल जाते हैं। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, मैरियन को पता चलता है कि आने वाले हमलों की आशंका के लिए उसकी हवेली के आसपास की सड़कों को पुलिस ने बंद कर दिया है और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर किया गया है। रेडियो पर एक व्यक्ति ने खुलासा किया कि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अधिकारियों की ओर से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हवेली में वापस लाल और हरे रंग में रंगे हुए प्रदर्शनकारियों ने घर में सेंध लगाई। उनके नेता ने इवान को गोली मार दी और घर में स्थिति अराजक हो गई। अपने नियोक्ता की मदद करने के बजाय सुरक्षा प्रमुख फेलिप मेहमानों को गोली मार देता है और हमलावरों को घर पर छापा मारने में मदद करता है, जबकि फेलिप माँ को बंधक बना लेता है और उसे तिजोरी खोलने के लिए मजबूर करता है। कार्यकर्ता घर के भीतर का सारा सामान और खजाना लूट लेते हैं। जैसे ही वो खुलता है, वो उसे मार डालता है। सौभाग्य से मार्टा अभी भी अपने नियोक्ता के प्रति वफादार है और चुपके से अपने बेटे को घर वापस नहीं आने के लिए कहती है, लेकिन अचानक उसे देखा जाता है और उसे गिरा दिया जाता है। अमीरों को उनके लालच और अहंकार के कारण दंडित किया जाता है। प्रसिद्ध पेंटिंग को नष्ट कर दिया जाता है और यहाँ तक कि डैनियल की गर्भवती पत्नी को भी इस प्रक्रिया में मार दिया जाता है। मैरियन और क्रिस्टियन घर लौटते हैं, लेकिन तुरंत चले जाते हैं क्योंकि कार प्रदर्शनकारियों से घिरी हुई है। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करते हुए वे अंततः उस शहर में पहुँचते हैं जहाँ प्रदर्शनकारी कहर बरसा रहे हैं। वे क्रिस्टियन के घर के पास रुकते हैं और रोलांडो द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। पता चला कि वो वृद्ध का भतीजा है। क्रिस्टियन अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास करता है, लेकिन फोन लाइनें बंद हो जाती हैं। मैरियन ने एलिसा से वादा किया कि वो उसे अस्पताल ले आएगी। बाद में उस रात मार्टा जागती है और पता चलता है कि हवेली कुछ भी नहीं में बदल गई है। वो घर चलती है जबकि अराजकता अभी भी जारी है। अगले दिन इवान को अस्पताल लाया जाता है और हवेली में अब सब कुछ नियंत्रण में है। मैरियन घर लौटना चाहती है, जबकि क्रिस्टियन स्थिति की जांच करने के लिए घर के बाहर जाता है। उसका सामना कई सैनिकों से होता है जो लड़की को घर ले जाने के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। ये सैनिक असभ्य हैं और अप्रत्याशित रूप से मैरियन को अपना फोन, झुमके, अंगूठी सौंपने और उन्हें देखने के लिए मजबूर करते हैं। शहर अस्त व्यस्त हो गया है और शहर में जगह जगह लाशें मिल रही हैं। उसे घर लाने के बजाय मैरियन को एक सैन्य अड्डे पर लाया जाता है। वहाँ उसके और सभी कैदियों के साथ सैनिकों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। उनका जानबूझकर अपहरण किया जाता है और उनमें से ज्यादातर शहर के अमीर लोगों और प्रभावशाली राजनेताओं के रिश्तेदार हैं। उनमें से प्रत्येक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी और संपर्कों को लिखने का आदेश दिया जाता है, जो बाद में ब्लैकमेलिंग के लिए उपयोग किए जाएंगे। उस रात बाद में सभी महिलाओं को जगाया जाता है और सैनिकों की इच्छा को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है। दूसरी ओर डैनियल तबाह हो
जाता है जब उसे अपनी पत्नी और मां के अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन को पूरा करने के लिए कहा जाता है। डैनियल और पति विक्टर से संपर्क करते हैं जो मैरियन को खोजने में मदद करने के लिए सहमत होते हैं और उन्हें जनरल ओरिबे का परिचय देते हैं। अगले दिन खोए हुए परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम संस्कार के बाद इवान को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है और वो अपने घर पर अपना इलाज जारी रखता है। विक्टर उससे मिलने जाता है। उसे उम्मीद है कि वो अपनी बेटी को ढूंढ लेगा। उनका शासन और शक्ति टूटने लगती है क्योंकि उनका नौकर पहले की तरह अपने नियोक्ता के प्रति आज्ञाकारी नहीं है। सैन्य अड्डे पर वापस सैनिक जानबूझकर कैदियों के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, रिहा होने की भीख मांगते हैं और फिर इसे अपने रिश्तेदारों या परिवारों को भेजते हैं। उनसे एक बड़ी फिरौती की मांग करते हैं। इस बिंदु पर सेना का पहले से ही नागरिकों पर पूर्ण नियंत्रण है और उन सभी को पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है। अपनी पत्नी की स्थिति से चिंतित रोलांडो बाहर जाता है और सैनिकों से भीख मांगता है कि वो उसे डॉक्टर खोजने के लिए सीमा पार करने की अनुमति दे। वे उसके अनुरोध को अनदेखा करते हैं और उसे मौके पर ही गोली मार देते हैं। तब ये दिखाया जाता है कि एलिसा बीमारी के कारण और बिना किसी इलाज के मर गई थी। वे दोनों अंततः शांति से आराम करते हैं। पति को कैदियों से रिकॉर्डिंग मिलती है जो रिहाई शुल्क के लिए 1 लाख की मांग करते हैं। भाइयों ने तुरंत विक्टर और कमांडर से संपर्क किया। उन्हें सैनिकों से फुटेज दिखा रहा था। मैरियन के अपहरणकर्ता सीखते हैं कि उन्हें नेता से केवल 2 लाख पेसो ही प्राप्त होंगे, लेकिन वे इस हिस्से से असंतुष्ट हैं। उस रात बाद में वे गुप्त रूप से क्रिस्टियन के पास आते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि यदि वो उसे जीवित देखना चाहते हैं तो उन्हें पेसो दें। अगले दिन प्रदान किए गए परिवहन मोड और उनके वर्क परमिट का उपयोग करते हुए क्रिस्टियन और मार्टा परेशान करने वाली खबर देने के लिए अपने नियोक्ता के पास जाते हैं। हताश और बिना किसी विकल्प के छोड़ दिया, इवान 8 लाख पेसो रिलीज शुल्क से सहमत है और डैनियल ड्राइवर को पैसे देता है। वे फिर अपने घर लौट आए और अपहरणकर्ताओं को नकदी सौंप दी। हालांकि लालची सैनिकों का कहना है कि 8 लाख पेसो तो सिर्फ एक डाउन पेमेंट है और वे अन्य 1 मिलियन पेसो लेने के लिए फिर से आएंगे। सैन्य अड्डे पर वापस कैदी संख्या 3 को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उसका परिवार फिरौती का भुगतान करता है। हालांकि सेल से बाहर निकलते ही उसे गोली मार दी जाती है। ये दर्शाता है कि कोई भी अपने परिवारों को वापस नहीं किया जाएगा। अगले दिन मार्टा और क्रिस्टियन मैरियन के पति को स्थिति के बारे में बताते हैं। दुखी और संदेहास्पद महसूस करते हुए वो तुरंत विक्टर को बुलाता है। नौकरों पर मैरियन के अपहरण का आरोप लगाता है। नतीजतन 2 अपहरणकर्ताओं और अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद मैरियन को स्वयं कमांडर द्वारा सैन्य अड्डे से दूर ले जाया जाता है, जबकि अन्य को एक-एक करके समाप्त कर दिया जाता है। वो सोचती है कि वो सुरक्षित है और कमांडर ने उसे बचा लिया है। हालांकि उसे क्रिस्टियन के घर लाया जाता है जहां ड्राइवर इंतजार कर रहा है। पुलिस ने तुरंत मैरियन को बाथरूम में गोली मार दी और क्रिस्टियन को बंदूक दे दी, उसे फंसाया और बाद में उसे मार डाला। अगले दिन विक्टर और कमांडर ने पति को सूचित किया कि उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिल्म के अंत में ये देखा जाता है कि इवान विक्टर और उसके बगल में बैठे कमांडर के साथ निष्पादन समारोह में भाग ले रहा है। ऐसा अभिनय कर रहा है जैसे उन्होंने कुछ भी गंदा नहीं किया। वहाँ मार्टा, जो ऊपरी उच्च की क्रूरता का शिकार है, अपना चेहरा ढक लिया और मार डाला। तब से सैन्य कमान के तहत नया आदेश बनाया गया है और बिना विशेषाधिकार वाले लोगों के पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।